हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और रीजनिंग फाउंडेशन का ये आपका 26वां क्लास है। पिछले क्लास में हम लोगों ने रैंकिंग टॉपिक को समाप्त किया था, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब हम लोग चलेंगे नए टॉपिक की ओर। और जो नया टॉपिक है वह है आपका सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैठने की व्यवस्था। तो आइए इस नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम लोग कोई फार्मूला तो यूज करते नहीं हैं, तो बस कुछ बेसिक सा टर्म हमें समझ लेना है, जिसके मदद से आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपका एक फिगर दिया गया है और इसी फिगर की मदद से इस टॉपिक के अंदर यूज होने वाले सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा आप इसको। यहाँ पे कुल मिला के 8 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बिठाया गया है। अच्छा, हमेशा वृत्ताकार मेज के ही चारों तरफ बैठने के लिए नहीं बोला जाएगा। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि व्यक्तियों को आयताकार मेज के चारों तरफ बिठाया गया है, या फिर वर्गाकार मेज के चारों तरफ, या फिर पंचभुज और षष्ठभुज के भी चारों तरफ व्यक्तियों को बिठाया जा सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन सभी जगहों पर भी हम लोग यही अप्रोच अपनाएंगे, तो आप केवल इसको अच्छी तरह से समझिएगा। अच्छा, वृत्त वाले में भी कुल मिला के 3 केस बनता है। केस फर्स्ट में क्या होगा कि जितना भी पर्सन बैठा है ना, सबका चेहरा केंद्र की ओर होगा, है ना। इस तरीके से जितना भी पर्सन आपका बैठा होगा उनमें से सबका चेहरा जो है वह केंद्र की ओर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कुछ पर्सन वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठा है और सबका चेहरा देख लीजिए सेंटर के तरफ है, केंद्र के तरफ है। एक केस ऐसा भी बनता है कि जितना भी पर्सन बैठा हुआ है सबका चेहरा केंद्र के बाहर हो, ओके। और केस थर्ड यह भी बनता है कि इसमें से कुछ का चेहरा केंद्र के अंदर हो और कुछ का चेहरा केंद्र के बाहर हो। इसका एग्जाम्पल तो यहाँ पे है ही, देख सकते हैं, इसका चेहरा केंद्र के अंदर है और इसका चेहरा केंद्र के बाहर, यानी कि मिक्स अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो हर टाइप के क्वेश्चन के लिए हम लोग बस यही एक फिगर देखेंगे, इसके माध्यम से हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टर्म हम लोगों को समझना है वह है आपका लेफ्ट और राइट, यानी कि बाएं और दाएं का, है ना, बाएं और दाएं का। अब ध्यान से समझिएगा, ओके। इसमें ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हमें इस आकृति से की मदद से यह पहचानना है कि किसके बाएं में कौन है और किसके दाएं में कौन है। तो अगर हम आपसे कहें कि ए के बाएं में कौन बैठा है, तो देखिए ए के बाएं में है एच और ए के दाएं में है बी। और ए के चेहरा को भी देखिए, ए का चेहरा किस तरफ है, केंद्र की ओर है। तो ए केंद्र की ओर मुख करके बैठा है, तो ए का बायां इस तरफ होगा और ए का दायां इस तरफ होगा। ए का लेफ्ट एच है और ए के राइट में बी बैठा है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम जी के पास चले और आपसे यह पूछे कि जी के लेफ्ट में कौन है, तो जी के लेफ्ट यानी जी के बाएं में एफ बैठा है और जी के दाएं में एच बैठा है। अगर बाएं और दाएं पहचानने में आपको दिक्कत हो तो आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे अपना दोनों हाथ जिस तरफ बैठा हुआ है व्यक्ति उस तरफ अपना दोनों हाथ रखिए। जैसे देख लीजिए, केंद्र की ओर व्यक्ति बैठा हुआ है चेहरा करके, तो दोनों हाथ अपना केंद्र की ओर करिए। अब बोले कि बाएं तो अपने बाएं हाथ की तरफ और दाएं बोले तो दाएं हाथ की तरफ, तो जी के बाएं में एफ हो जाएगा और जी के दाएं में एच। बाएं बोले तो बाएं हाथ की तरफ, दाएं बोले तो दाएं हाथ की तरफ। इस अप्रोच का भी आप उपयोग कर सकते हैं, ओके। अब आते हैं हम लोग एच के पास। ध्यान से समझिएगा, पर्सन का चेहरा केंद्र के बाहर भी होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एच का चेहरा केंद्र के बाहर है। तो अब गौर से देखिए, अपना दोनों हाथ इस तरीके से रखिए, इस पोजीशन में, बाहर है तो बाहर की तरफ। अब एच का बाएं तो बाएं हाथ की तरफ चलिए और दाएं बोले तो दाएं हाथ की तरफ। तो एच के बाएं में ए होगा और एच के दाएं में जी होगा। तो इस तरीके से आपको कुछ डाटा लिख करके और उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओके। चलिए और हम लोग देखते हैं। अगर हम चले एफ के पास, तो एफ का चेहरा देखिए केंद्र के बाहर है, तो एफ के बाएं में जी होगा और एफ के दाएं में कौन होगा, ई होगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि ई के बाएं में कौन होगा, तो ई का चेहरा देख लीजिए केंद्र की तरफ है, केंद्र की तरफ, तो दोनों हाथ इस तरह से रखिए। तो ई के बाएं में डी होगा और ई के दाएं में कौन होगा, एफ होगा। अगर हम डी के पास चले तो देख लीजिए डी के दाएं में ई होगा और डी के बाएं में सी होगा, ओके। अब सी के पास चलिए, सी का चेहरा देख लीजिए केंद्र के बाहर है, केंद्र के बाहर है तो इस तरीके से देख लीजिए, सी के बाएं में कौन होगा, डी होगा और सी के दाएं में कौन होगा, बी होगा। तो आपको यहाँ पे ना एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम यह करना है कि जितना भी पर्सन है ना, सभी पर्सन के बाएं और दाएं पर्सन को लिखना है। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, यह समझना कि किस पर्सन के बाएं में कौन है और दाएं में कौन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पर्सन का नाम, ठीक है। इसमें हम लोग लिखेंगे कि लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है। आइए बारी बारी से सभी 8 व्यक्ति के बारे में लिखते हैं।
सबसे पहला देख लीजिए, सबसे पहला पर्सन हम लोग लेते हैं ए। अब ए के बारे में फिर से सोचिए आप जरा सा कि ए के बाएं में कौन बैठा है। तो आप बोलोगे कि सर ए के बाएं में एच है, बाएं में यानी कि लेफ्ट में, ए के लेफ्ट में कौन है एच, और ए के दाएं में कौन है बी है। ठीक है, ए के बाएं में एच और दाएं में बी है। इसका प्रैक्टिस भी आप बाद में जरूर करना। अगर हम दूसरा पर्सन लेते हैं, इसमें दूसरा पर्सन हम लेते हैं बी, तो बी के बारे में जरा सा आप बताइए कि बी का चेहरा भी किस तरफ है, बी का चेहरा भी केंद्र की ओर है। तो बी के बाएं में कौन है ए और बी के दाएं में सी। तो बी के बाएं में ए है और बी के दाएं में सी है। इस तरीके से हम लोग सभी 8 व्यक्ति के लिए लिखेंगे। अगर हम तीसरा पर्सन लेते हैं सी, तो सी के बारे में आप बताएं जरा सा कि सी का चेहरा तो केंद्र के बाहर है। तो सी का चेहरा केंद्र के बाहर है, तो सी के बाएं में डी होगा और सी के दाएं में कौन होगा बी होगा। तो सी के बाएं में कौन है डी है और सी के दाएं में कौन हो जाएगा, सी के दाएं में बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा व्यक्ति कौन है इसमें, चौथा व्यक्ति सी ले चुके हैं, डी है। डी का चेहरा देख लीजिए, डी का चेहरा किस तरफ है, केंद्र की तरफ है ना, इस तरफ है केंद्र की तरफ। तो डी के बाएं में कौन होगा, डी के बाएं में सी और दाएं में ई। तो डी के बाएं में सी और दाएं में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़िए, पांचवें पर्सन के बारे में आप जरा सोचिए। पांचवा पर्सन कौन है, ई। अब ई से चलिए, ई का चेहरा केंद्र की तरफ है, तो ई के बाएं में कौन है डी। तो ई के बाएं में आपका हो जाएगा डी और ई के दाएं में कौन होगा, एफ होगा। आगे चलिए, अगला जो पर्सन है वह है आपका एफ। एफ के बारे में जरा सा आप सोचिए कि एफ के बाएं में, अब एफ का चेहरा तो केंद्र के बाहर है ना, केंद्र के बाहर है, तो एफ के बाएं में जी और दाएं में ई हो जाएगा। एफ के बाएं में कौन होगा, जी होगा और दाएं में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि एफ का चेहरा केंद्र के बाहर ना होकर के केंद्र के अंदर होता, तो अब बताइए, अब सोचिए कि एफ के बाएं में कौन होगा, तो अब एफ के बाएं में ई होगा। चेहरा केंद्र की ओर है तो एफ के बाएं में ई और एफ के दाएं में कौन होगा, जी होगा। लेकिन अभी क्या था, आपका चेहरा केंद्र के बाहर था, तो केंद्र के बाहर होने की वजह से एफ के बाएं में जी और दाएं में ई आया। चलिए, सातवां पर्सन कौन है हमारा, सातवां पर्सन है आपका जी। अब जी के बारे में सोचिए जरा सा कि जी के बाएं में, जी का चेहरा केंद्र की ओर है तो जी के बाएं में एफ होगा और दाएं में एच होगा। जी के बाएं में एफ और दाएं में क्या होगा, दाएं में आपका एच होगा। जी के बाएं में एफ और दाएं में एच होगा। उसी तरीके से अगर हम पर्सन लेते हैं एच, तो एच के बाएं में बोलिए, एच का चेहरा केंद्र के बाहर है, तो एच का चेहरा केंद्र के बाहर है, तो एच के बाएं में ए और दाएं में क्या होगा, जी। एच के बाएं में ए और दाएं में हो जाएगा आपका जी होगा। तो इस तरीके से आप कुछ पर्सन को बिठा सकते हैं और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसके बाएं में कौन है और दाएं में कौन है। और बहुत ज़रूरी है इसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करते वक्त क्या होता है कि कई बार बाएं को आप दाएं बिठा देते हैं और दाएं को बाएं बिठा देते हैं, यही एक कन्फ्यूजन बार बार होते रहता है। तो आप 3-4-5 क्वेश्चन इस तरह से, 3-4-5 डाटा इस तरह से लिख के और उसके ऊपर प्रैक्टिस बाएं दाएं का कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इस चीज़ को हटाते हैं। कुछ और टर्म जो इस टॉपिक के अंदर यूज करते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। पहला टर्म आप देखें बाएं दाएं का, यानी लेफ्ट और राइट का। दूसरा एक वर्ड इसके अंदर यूज होता है, 1-2 वर्ड ही आपको समझना है, निकटवर्ती या पड़ोसी। निकटवर्ती, अच्छा निकटवर्ती बोला जाए या फिर पड़ोसी बोला जाए, ये तो नाम से ही स्पष्ट है। पड़ोसी का मतलब क्या होता है, बगल वाला। बगल वाले में बाएं वाले की दाएं वाले दोनों हो जाएगा पड़ोसी। जैसे एच का निकटवर्ती कौन है, तो जी और ए हो जाएगा। ए का निकटवर्ती कौन है, तो एच और बी हो जाएगा। जी का निकटवर्ती कौन है, एफ और एच हो जाएगा। तो निकटवर्ती या पड़ोसी का मतलब होगा तुरंत बाएं और तुरंत दाएं वाला पर्सन, है ना। ए का निकटवर्ती कौन होगा, ए के तुरंत बाएं और तुरंत दाएं वाला पर्सन। लेकिन जो अगला वर्ड है उसको ध्यान से समझिएगा, अगले स्थान पर, है ना, अगले स्थान पर, इसका मतलब क्या होता है। अब इस वर्ड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसलिए ध्यान रखिएगा, यही कुछ वर्ड आपको बस हमें समझाना था। अगले स्थान पर, अगले स्थान को कुछ लोग समझते हैं तुरंत दाएं। जैसे ए का अगला स्थान, तो कुछ लोगों को लगता है कि ए के अगले स्थान पर बी है, जबकि ऐसा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, अगले स्थान कहने का मतलब होगा ए के तुरंत बाएं वाला व्यक्ति भी और तुरंत दाएं वाला भी।
ए के अगले स्थान पर बी भी बैठा है और एच भी बैठा है, तो जो मतलब निकटवर्ती और पड़ोसी का होता है वही मतलब अगले स्थान का भी होता है। तो कभी भी गलती से अगले स्थान बोले तो तुरंत दाएं मत लीजिएगा, तुरंत दाएं वाला और तुरंत बाएं वाला दोनों आपका अगले स्थान पर हो सकता है, ठीक है। जी के अगले स्थान पर एच भी है और एफ भी है, एफ के अगले स्थान पर ई भी हो सकता है और जी भी हो सकता है। तो अगले स्थान का मतलब भी क्या होता है, निकटवर्ती या फिर पड़ोसी होता है। कुछ और वर्ड हम लोग यूज करते हैं जैसे विपरीत, तो देख के ही पहचान जाएंगे कि किसके विपरीत में कौन है ना। विपरीत तो देख के ही पहचान जाएंगे ना। चलिए पहचानते हैं। यहाँ पे देखिए एच के विपरीत में डी है, ई के विपरीत में ए है, जी के विपरीत में सी है, बी के विपरीत में एफ है। तो विपरीत जो आमने सामने होगा वही विपरीत में होगा। लेकिन इसके साथ एक वर्ड होता है आपका सम्मुख, यह शब्द भी आपको मिलेगा सम्मुख। सम्मुख का मतलब क्या होता है, सम्मुख का मतलब होगा कि जिसका मुख आमने सामने हो। तो विपरीत का मतलब होगा जो आमने सामने, सीधे जो सामने होगा। लेकिन सम्मुख का मतलब होगा जिसका चेहरा आमने सामने। जैसे ए जो है वह ई के सम्मुख है क्योंकि दोनों का चेहरा आमने सामने है। लेकिन जी सी के सम्मुख नहीं है, जी सी के विपरीत है लेकिन जी सी के सम्मुख नहीं है। सम्मुख कब होता, जब दोनों का चेहरा आमने सामने। उसी तरह से बी एफ के सम्मुख नहीं है। देखिए बी का चेहरा और एफ का चेहरा आमने सामने नहीं है, तो बी और एफ का मुख सम्मुख नहीं है, बी और एफ सम्मुख नहीं है, लेकिन बी और एफ एक दूसरे के विपरीत में है। उसी तरह से एच और डी एक दूसरे के विपरीत में तो है लेकिन एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। तो सम्मुख का मतलब क्या होगा, जिन दोनों का चेहरा आमने सामने होगा वह सम्मुख होगा और जो एक दूसरे के सामने होगा वह विपरीत होगा। तो विपरीत और सम्मुख का मतलब क्लियर है। देखिए जी सी के विपरीत है ना, लेकिन ए ई के क्या है, सम्मुख है। क्लियर। चलिए तो सम्मुख का मतलब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना टर्म आप समझ गए, निकटवर्ती, पड़ोसी, अगले स्थान पर, विपरीत, सम्मुख। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बार बार आगे आपको मिलेगा वह वर्ड है जो। इस जो वर्ड का मतलब आप समझिएगा। ब्लड रिलेशन में भी इस चीज को क्लियर किए थे। जैसे अगर क्वेश्चन ऐसे बोला जाए कि ए बी का भाई है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस टर्म को। ए बी का भाई है और अच्छा ए बी का भाई है जो सी का पिता है, जो सी का पिता है, इस तरह से लिखा जाए। अब इसका मतलब देख लीजिए हम लोग क्या समझेंगे। ब्लड रिलेशन में भी इस वर्ड का मतलब हमने आपको समझाया था, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला गया यहाँ पे, बोला गया ए बी का भाई है, तो ये तो बी का भाई है, यह फिक्स हो गया। अब जो सी का पिता है, यह जो किसके बारे में बोला गया, ए के बारे में कि बी के बारे में। यहाँ दो ही पर्सन है तो इसी दोनों में से किसी के बारे में जो बोला गया होगा। तो जो हमेशा अपने समीप वाले के विषय में बोला जाता है। तो देखिए जो के समीप कौन आया है, बी, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दोनों व्यक्ति में से बाद वाले के लिए जो का प्रयोग होता है। तो ए बी का भाई है जो, जो कहने का मतलब किसके बारे में बोला गया, बी के बारे में। दोनों में से बाद में कौन है, बी, बी सी का पिता है। ए बी का भाई है जो, जो कहने का मतलब बी, बी सी का पिता है। क्लियर है। उसी तरीके से अगर बोला जाए एम एन का पिता है, एम एन का पिता है जो सी का भाई है, एम एन का पिता है जो सी का भाई है। बस इस वर्ड का मतलब आप समझ लीजिए क्योंकि बार बार मिलेगा, सी का भाई है। अच्छा यहाँ पे जो वर्ड किसके लिए बोला गया है, यह जो वर्ड इस दोनों में से बाद वाले के लिए यानी कि एन के लिए। तो एम एन का पिता है, चलो भाई एम तो एन का पिता है। आगे जो, जो कहने का मतलब किसके बारे में बोला गया, एन के बारे में। तो एन सी का भाई है, जो यानी कि एन, एन सी का भाई। तो जो का प्रयोग हमेशा दो व्यक्ति में से किसके लिए होता है, बाद वाले के लिए होता है। ओके चलिए, लेकिन इसी क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता है ना, इस क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता कि ए बी का भाई है और सी का पिता है। अब आप सोचिए जरा सा कि यहाँ पे बोला गया है कि ए बी का भाई है और सी का पिता है, यानी यह सब कुछ किसके बारे में बोला गया है, ए के बारे में ही। कि ए जो है वह बी का तो भाई है लेकिन सी का क्या है, पिता है। यह सब कुछ किसके बारे में बोला गया है, ए के बारे में। ए बी का भाई है और कहने का मतलब इसी के लिए बोला गया है, सी का पिता है। ठीक है, तो केवल यहाँ जो वर्ड बोला जाए उसको आप संभाल लीजिएगा, बाकी चीज आपका जैसे है वैसे ही समझना है। तो यह कुछ टर्म था जिसको आपको समझना बहुत जरूरी था। एक तो बाएं दाएं जो इस टॉपिक का पूरा जान है, उसके बिना तो यह टॉपिक का क्वेश्चन आपका सोल्व होगा ही नहीं। इसके अलावा एक जो वर्ड आपको बताएं वह सब। ओके चलते हैं, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन देखिए,
पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है। बोला यह गया है कि नीचे दी गई सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करें। देखिए, हमें इन सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बेसिस पर अपने क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। बोला यह गया है कि 8 एग्जीक्यूटिव कहने का मतलब कुल मिला के 8 व्यक्ति है। तो सबसे पहले हम इन 8 व्यक्ति को बैठने के लिए जगह बनाएंगे। ठीक है, जगह बना लिए 8 व्यक्ति को बैठने के लिए। 8 एग्जीक्यूटिव है तो 8 को बैठने के लिए जगह बनाए। नाम दिया है JKLMNOP और Q, एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, बैठक करने के लिए बैठे हैं तो सबका चेहरा केंद्र की ओर ही होगा, सबका चेहरा एक दूसरे के सामने ही होगा। इस शब्द से क्लियर हो गया कि सबका चेहरा किस तरफ है, केंद्र के तरफ है ना। सबका चेहरा आपका केंद्र के तरफ है। ठीक है, यहाँ पे केंद्र है, सबका चेहरा केंद्र की ओर है, सेंटर की ओर है, मतलब एक दूसरे की ओर है। क्योंकि बैठक करने के लिए बैठा है तो बैठक करने के लिए तो ऐसे ही बैठेगा, एक दूसरे के आमने सामने चेहरा करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है। हमेशा क्वेश्चन को आप सोल्व वहां से शुरू करिएगा जहां से बाएं दाएं बोला जाए। तो देखिएगा पहला लाइन क्या बोला है। बोला है जे पी के दाएं दूसरा, जे पी के दाएं दूसरा। तो पहले पी को बिठाएंगे तभी तो पी के दाएं दूसरा जे को बिठाएंगे। तो सबसे पहले आप पी को बिठाइए और पहले व्यक्ति को इन 8 जगह में से कहीं भी आप बिठा सकते हैं, जहां आपकी मर्जी वहां बिठा लो आप। तो हम P को यहाँ पे बिठा लेते हैं। चलिए P को हम यहाँ पे बिठा लिए। अब P के बारे में क्या, J के बारे में बोला है कि J P के दाएं दूसरा। तो P के दाएं पहला, दाएं दूसरा। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे J बैठा है। तो 2 पर्सन को तो हम बिठा लिए। क्वेश्चन में क्या बोला था, J P के दाएं दूसरा, पहले पर्सन को इस पूरे अरेंजमेंट में जहां आपकी मर्जी वहां बिठा लो। हम P को यहाँ बिठा लिए, आप चाहे तो यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं, यहाँ बिठा सकते हैं, कहीं भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। J P के बाएं दूसरा, दाएं को दूसरा है। अब आगे जो, अच्छा देखो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन में जो वर्ड आ गया। यह जो वर्ड किसके लिए है, P के लिए। जो वर्ड हमेशा 2 व्यक्ति में से बाद वाले के लिए होता है। जो कहने का मतलब P के दाएं तीसरा। P जो है ना वह के दाएं तीसरा। तो P बैठा हुआ है, हम K को कहाँ बिठाए कि वहां से दाएं तीसरा हमें P दिखे। तो अगर हम K को यहाँ बिठाते हैं तो K के दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा हमें कौन दिखेगा, P दिखेगा। फिर से आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करते हैं, इस लाइन को क्लियर करते हैं। बोला है J P के दाएं दूसरा, तो P को बिठा दिए, P के दाएं दूसरा J को बिठा दिए। अब आगे जो किसके लिए है, P के लिए। तो P जो की जगह क्या समझेंगे हम, P के दाएं तीसरा। P जो है वह के दाएं तीसरा। तो K बैठा हुआ है, सॉरी P बैठा हुआ है। हमें K के बारे में सोचना है कि हम K को कहाँ बिठाए कि K के दाएं तीसरा हमें P नजर आए, क्योंकि P तो बैठा हुआ है। अगर P बैठा हुआ नहीं होता तो हम K को बिठाते और K के दाएं तीसरा P को बिठाते। लेकिन P बैठा हुआ है और P जो है वह K के दाएं तीसरा है। तो हमें K के बारे में सोचना है कि हम K को कहाँ बिठा दें कि वहां से दाएं तीसरा हमें P दिखे। तो K को तो हमें यहीं पे बिठाना पड़ेगा। ओके, चलिए तो पहला लाइन का काम आपका हो गया यहाँ तक। आगे MO के बाएं दूसरा। इसमें देखिए तो कहीं M या कहीं O है, नहीं है। तो क्वेश्चन को आगे पढ़िए। आगे क्या बोला है, जो वर्ड किसके लिए होगा, पक्का O के लिए होगा। अब यहाँ पे जो की जगह आपको क्या पढ़ना है, O P और J के बीच में है। P और J के बीच में कौन है, O है, तो बिठा दिए। देखिए जो कहने का मतलब बाद वाला, यानी कि O के बारे में बोला गया है। तो O P और J के बीच में है, तो P और J के बीच में O को बिठा दिए। और आगे क्या बोला था कि M O के बाएं दूसरा, O के बाएं पहला, बाएं दूसरा कौन बैठा है, M बैठा है। ठीक है, M O के बाएं दूसरा। अच्छा, नहीं तो ना तो इसमें पहले से M बैठा था ना O बैठा था। तो क्वेश्चन को आगे पढ़े तो जो वर्ड मिला, जो P और J के बीच, यानी किसके बारे में, O के बारे में। O P और J के बीच, तो O को बिठाए और O को बिठाए। वैसे ही बाएं दूसरा हमें किसको बिठाने का जगह मिल गया, M को। आगे L के या N का पड़ोसी नहीं। अब इस चीज को बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। L जो है वह K या N का पड़ोसी नहीं है, यानी L के बगल में K को भी आपको नहीं बिठाना है और N को भी आपको नहीं बिठाना है। देखिए K और N एक दूसरे के पड़ोस में बैठ सकता है, लेकिन L के बगल में K या N को नहीं बिठाना। इसको बहुत ही ध्यान से आप पढ़िएगा।
एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो के या एन का पड़ोसी कौन नहीं है? एल, यानी एल के साथ न तो के बैठेगा और एल के साथ न ही एन बैठेगा, लेकिन के और एन तो साथ में बैठ सकता है। ऐसा तो क्वेश्चन में नहीं बोला है कि के एन का पड़ोसी नहीं है या एन के का पड़ोसी नहीं है। एल का पड़ोसी के और एन नहीं है, यानी एल के बगल में के या एन को नहीं बिठाना है। तो एल के बगल में के या एन को नहीं बिठाना है, तो आप सोचिए क्या यहाँ हम एल को बिठा सकते हैं? नहीं। एल को बिठाएंगे तो एल के का पड़ोसी हो जाएगा। क्या यहाँ एल को बिठा सकते हैं? नहीं। तो 3 जगह बचा हुआ है, इसमें से 2 जगह हम एल को नहीं बिठा सकते हैं, तो एल को हम यहीं पे बिठा सकते हैं, तो एल को बिठा दिए। अच्छा, एल को जहाँ भी बिठाए हैं उसके बगल में के या एन नहीं बैठेगा, तो के तो नहीं बैठेगा, बैठा हुआ नहीं है, बगल में एन भी नहीं बैठेगा, तो एल के बगल में यानी कि यहाँ पे एन नहीं बैठेगा, तो एकमात्र जगह है यहाँ पे एन को आप बिठा लीजिए। हो गया। अब आगे देख लीजिए, 8 व्यक्ति को बिठाना था, 7 व्यक्ति को बिठा चुके हैं, जगह भी एक बचा हुआ है, व्यक्ति भी एक बचा हुआ है। व्यक्ति कौन बचा हुआ है? जे के एल एम एन ओ पी सबको बिठा चुके हैं, क्यू बचा हुआ है। तो एकमात्र जो जगह बचा हुआ है वहां पे जो बचा हुआ व्यक्ति है उसको आप बिठा लीजिए और अपने क्वेश्चन का आप आंसर देना शुरू करिए। चलिए, तो इस डाटा के बेसिस पर हमने पर्सन्स को बिठा लिया, व्यक्तियों को बिठा लिया, और अब हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्तियों को बिठाना। अगर आपने व्यक्तियों को एक बार बिठा लिया तो फिर क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही सिंपल चीज़ हो जाएगा आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन क्या सब पूछा गया है इसके बेसिस पर, यहाँ पे देखिएगा इसके बेसिस पर क्या क्वेश्चन सब पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है ना, पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इस तरफ हम लेकर के आते हैं, हमें तो बस यही डाटा का काम है अभी। इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए क्या सब पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्यू के विपरीत कौन है? क्यू के विपरीत कौन है? पी है। देखिए आंसर आपका यहाँ पे किया हुआ है पी। ओके, अगला क्वेश्चन, जे के बाएं दूसरा, जे के बाएं दूसरा, जे से चलिए, जे से चलिएगा। देखिए जे का चेहरा केंद्र की तरफ है, तो बाएं पहला बाएं दूसरा पी हो जाएगा, विकल्प बी आंसर। ठीक है, एक बार व्यक्तियों को आप बिठा लिए तो इन क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मेन है इन व्यक्तियों को बिठाना इसके अंदर। आगे, के और एम के बीच कौन है? के और एम के बीच, देखो भाई के और एम के बीच कौन है? एन है ना, हाँ जी एन है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। आगे, के दाएं दूसरा, के दाएं, देखिए के दाएं पहला दाएं दूसरा कौन हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, एन का पड़ोसी कौन है? एन का पड़ोसी, देखो आप यही तो एन है ना, यहाँ पे एन है, एन का पड़ोसी कौन है? तो एन का पड़ोसी के और एम हो जाएगा। एन का पड़ोसी क्या होगा? के और एम हो जाएगा, तो विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी अभी सिर्फ डाटा दिया गया है, इसके बेसिस पर हम लोग व्यक्तियों को बिठाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, यानी 8 व्यक्ति हो गया। केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। 8 व्यक्ति केंद्र की ओर चेहरा करके एक वृत्त के चारों तरफ बैठा है। तो आप बनाइए, सबसे पहले 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए जगह बनाइए। ठीक है, आइए हम 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए जगह बनाते हैं। कुल मिला के 8 व्यक्तियों को बिठाना है ना। इस तरह से हम 8 व्यक्तियों को बिठाने के लिए जगह बना लिए। सबका चेहरा देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा था कि सबका चेहरा किस तरफ है? सबका चेहरा केंद्र की ओर है, तो सबके चेहरा को केंद्र की तरफ आप करिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए, बारी बारी से व्यक्तियों को हम बिठाते चलते हैं। क्वेश्चन को आपको वहां से शुरू करना है जहां से बाएं दाएं बोले। यहां पे आ जाइए, ए एच के दाएं को चौथा, ए एच के दाएं को चौथा, तो पहला पर्सन कौन है? एच है। एच को बिठाएंगे तभी तो एच के दाएं चौथा या बाएं चौथा बिठा पाएंगे व्यक्ति को, तो पहले हम एच को बिठा दिए, पहला व्यक्ति को जहां जी में आए वहां बिठाइए। अब एच के दाएं चौथा कौन है? ए, तो एच के दाएं पहला दाएं दूसरा दाएं तीसरा दाएं चौथा, यहां पे आप बिठा दो ए को। ए कहाँ बैठा है? एच के दाएं चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे एच को बिठा दिए। और एफ के बाएं दूसरा, सब किसके बारे में बोला है? ए के बारे में, कि ए एच के दाएं चौथा है और एफ के बाएं दूसरा, तो ए एफ के बाएं दूसरा है, तो एफ को कहाँ बिठाए कि वहां से बाएं दूसरा हमें ए दिखे। तो अगर एफ को आप यहाँ बिठाते हैं तो एफ के बाएं पहला बाएं दूसरा ए दिखेगा। ठीक है, चलिए
3 व्यक्ति को अभी हम बिठा चुके हैं। ए एच के दाएं चौथा और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। देखो भाई सी जो है ना वह एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। यहाँ शॉर्टकट हम बना लेते हैं। सी जो है वह एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी सी के बगल में एफ को भी मत बिठाओ और बी को भी मत बिठाओ। सी के बगल में एफ या बी को नहीं बिठाना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे डी सी के दाएं तीसरे बैठता है। डी कहाँ बैठता है? सी के दाएं। तो सी को बिठाएंगे तभी तो सी के दाएं तीसरा हम बिठा पाएंगे डी को। तो सी को बिठाने के लिए देखिए अभी कितना जगह है हमारे पास। यहाँ पे सी को नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी एफ का पड़ोसी नहीं है। तो सी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा। तो सी के लिए अभी भी हमारे पास 1, 2 और 1 3 जगह है। सी को इन दोनों जगह पे क्यों नहीं बिठा सकते? क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया था सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ सी को बिठाएंगे तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा, यहाँ भी बिठाएंगे तो एफ का पड़ोसी हो जाएगा। तो सी और एफ को साथ में नहीं बिठाना है। तो सी को बैठने के लिए 3 जगह। अच्छा, सी को वहाँ बिठाना है जहाँ से दाएं तीसरा स्थान खाली हो, क्योंकि सी के दाएं तीसरा हमें डी को बिठाना है। तो सी को हम अगर यहाँ बिठाते हैं तो दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, तो सी को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। सी को अगर यहाँ बिठाते हैं तो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है, तो सी को यहाँ भी नहीं बिठा सकते हैं। तो एकमात्र जगह बचा है जहाँ पे सी को हम बिठा सकते हैं, यहीं पे बिठा सकते हैं। देखिए 5 जगह में से 3 और 2 5 जगह में से स्पष्ट है कि सी को कहाँ बिठाना है। इन दोनों जगह पे सी को नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि इन दोनों जगह पे बिठाएंगे तो सी एफ का पड़ोसी हो जाएगा और सी एफ का पड़ोसी नहीं है। तो बचा यह 3 जगह। अब अगर यहाँ बिठाते हैं तो सी को वहाँ बिठाना है जहाँ से दाएं तीसरा जगह खाली हो, क्योंकि सी के दाएं तीसरा हमें डी को बिठाना है। तो सी को यहाँ बिठाएंगे तो दाएं पहला दूसरा तीसरा जगह खाली नहीं है। सी को यहाँ बिठाते हैं तो दाएं तीसरा जगह खाली नहीं है, मतलब सी को हम यहीं बिठा सकते हैं। अब सी को बिठा लिए तो सी के दाएं पहला दूसरा तीसरा किसको आपको बिठाना है? डी को। लीजिए डी को बिठा लेते हैं। सी को बिठाएं, सी के दाएं तीसरा हम किसको बिठा लेंगे? डी को बिठा लेंगे। अब आगे चलिए। सी जो है बी का भी पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बी नहीं बैठेगा। तो अब बी कहाँ पे बैठेगा? यहीं पे बैठेगा, क्योंकि क्या बोला था? सी जो है सी के बारे में बोल रखा था कि बी का भी पड़ोसी नहीं है। तो इन दोनों जगह में से भी कहीं आपका बी नहीं बैठेगा, तो एकमात्र जगह बचा हुआ है, यहाँ पे बी बैठेगा। आगे चलिए। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर, यानी एच का पड़ोसी जी नहीं होगा। अगले स्थान का मतलब तुरंत बाएं और तुरंत दाएं दोनों होता है। तो बोला है कि एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं, यानी एच जी का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता है। 2 जगह है, यहाँ पे जी नहीं बैठेगा तो जी को यहाँ बिठा दीजिए। 8 व्यक्ति में से 7 व्यक्ति को बिठा दिए हैं, 1 सीट भी खाली है, 1 पर्सन भी बचा हुआ है। पर्सन कौन बचा हुआ है? ई। तो ई को हम यहाँ बिठा दिए। ओके, तो 8 व्यक्ति आपका बैठ चुका है। अब देख लीजिए क्वेश्चन के सभी डिमांड को आप यहाँ से पूरा करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का इसमें डाउट हो जाए तो देखिए ए एच के दाएं चौथा, ए को बिठा ली, एच को बिठा ली, एच के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा ए बैठ गया, और एफ के बाएं दूसरा, एफ को यहाँ बिठाए, यहाँ से बाएं दूसरा आपको ए बैठ गया। आगे डी, आगे क्या बोला है? सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी सी के बगल में एफ और बी को नहीं बिठाना है। इन दोनों जगह पे हमें किसको नहीं बिठाना था? इन दोनों जगह पे हमें सी को नहीं बिठाना था, क्योंकि सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी के बगल में एफ या बी में से कोई नहीं बैठेगा। एफ और बी तो बैठ सकता है साथ में, एफ और बी साथ में बैठ सकता है, लेकिन सी के बगल में एफ या सी के बगल में बी नहीं बैठेगा। तो इन दोनों में से कहीं पे भी हम सी को नहीं बिठा सकते हैं। तो सी के लिए 3 जगह बचा था। अब क्वेश्चन में आगे बोला है डी सी के दाएं तीसरा, तो सी को ऐसे जगह बिठाना था जहां से दाएं तीसरा जगह खाली दिखे, तो यहीं पे हम सी को बिठा सकते हैं। ओके, अब चलिए इसके बेसिस पर हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इस डाटा को हम हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब क्वेश्चन लेकर के आते हैं। क्या क्या क्वेश्चन देख लीजिए पूछा है। इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछा है, अच्छा एक क्वेश्चन तो इसी में था, एक क्वेश्चन आपका इसी में था कि बी और डी के बीच में कौन है? बी और डी के बीच में देख लो भाई, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कौन है? एफ। बी और डी के बीच में कौन है? एफ। तो हमारा आंसर एफ हो जाएगा। अब चलिए अगला काम आपका यह है, इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं और बाकी का नया क्वेश्चन हम लाते हैं इसके ऊपर जो पूछा गया है। देखिए कुल मिला के 5 क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन का आंसर आप निकाल लिए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? एफ के दाएं तीसरे स्थान पर, एफ के दाएं, देखिए एफ का दाएं पहला, दाएं दूसरा, दाएं तीसरा कौन बैठा है? ई। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का ई हो जाएगा। अगला नंबर 3 क्वेश्चन में चलिए। डी का पड़ोसी, डी का पड़ोसी देख लीजिए कौन होगा? डी का पड़ोसी ए और एफ, डी का पड़ोसी ए और एफ।
आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आगे जी के विपरीत, जी के विपरीत देख लीजिए कौन है, जी के विपरीत बी। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर करना आपके लिए बहुत सिंपल है अगर आप इसको बना लेते हैं तो। अब तो इसमें से देख के आंसर करना है। अगला नंबर 5, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। बोला है नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति, देखिए पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति के ठीक दाएं, पहला व्यक्ति दूसरा के ठीक दाएं, कौन से युग्म में के दाएं? तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो है बी और एच है, तो पहला व्यक्ति कौन है? बी। देखिए तो क्या बी एच के तुरंत दाएं है? तो एच के तुरंत दाएं बी नहीं है, एच के तुरंत बाएं बी है ना। इस ऑप्शन में आइए, पहला व्यक्ति कौन है? पहला व्यक्ति ई है और दूसरा व्यक्ति कौन है? एच। तो देखिए तो पहला व्यक्ति यानी जो ई है एच के तुरंत दाएं है, तो हाँ ई एच के तुरंत दाएं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विकल्प सी। हमें एक ऐसे युग्म को बताना था जिसमें पहला जो व्यक्ति है वो दूसरा के तुरंत बाएं, पहला व्यक्ति दूसरा के तुरंत दाएं, तुरंत दाएं। तो देख लीजिए ई जो है वह एच के तुरंत दाएं है, देख लीजिए ई एच के क्या है? तुरंत दाएं, तो हमारा आंसर विकल्प सी हो जाएगा। तो केवल इस डाटा को हमें बस सेट करना है, बाकी का तो इसके ऊपर है ना, इसके बेसिस पर हमें आंसर कर लेना है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पे गौर से क्वेश्चन को पढ़िए। कितना व्यक्ति है? देखिए एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ और एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, एक वृत्त के चारों तरफ बैठा है और केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है। तो पहला ड्यूटी तो आपका यही है कि 8 व्यक्तियों को बैठने के लिए आप जगह बनाइए सबसे पहले, है ना। 8 पर्सन को बैठने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम जगह बनाएंगे। सबका चेहरा केंद्र की ओर है, चलिए सबके चेहरा को आप केंद्र की तरफ कर दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। या केंद्र है, सबका चेहरा केंद्र की ओर। क्वेश्चन को अब सोल्व करना शुरू करते हैं। यहां से देखिए क्या बोला है, पी एम के बाएं तीसरे और टी के दाएं दूसरा। पी जो है वह एम के बाएं तीसरा, तो सबसे पहले एम को बिठाइए और एम के बाएं पहला बाएं दूसरा कौन बैठा है? पी बैठा है। पी के बारे में देखिए क्या बोला था, पी के बारे में बोला था कि एम के बाएं तीसरा, एम के बाएं तीसरा बोल रखा था ना, तो एम के बाएं पहला बाएं दूसरा, बाएं बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा, यहाँ पे पी बैठा हुआ है। पी कहाँ बैठा हुआ है? एम के बाएं तीसरा, एम के बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा और टी के दाएं दूसरा। किसके बारे में बोला गया है? और पहले वाले के विषय में ही होता है। पी एम के बाएं तो तीसरा है लेकिन टी के दाएं दूसरा, तो पी टी के दाएं दूसरा, तो टी को कहाँ बिठाएं? देखिए टी को अगर हम यहाँ बिठा लेते हैं तो टी के दाएं पहला दाएं दूसरा पी हो जाएगा। पी के बारे में फिर से देखिए क्या बोला था कि पी एम के बाएं तीसरा, तो एम को बिठाएं, एम के बाएं तीसरा पी को बिठाएं और टी के दाएं दूसरा, तो अब टी को कहाँ बिठाएं कि वहां से दाएं दूसरा हमें पी दिखाई दे, क्योंकि पी तो बैठा हुआ है। तो अगर हम टी को यहाँ बिठाते हैं तो टी के दाएं दूसरा हमें पी दिखाई देगा। ओके, चलिए पहला लाइन का काम हो गया। आगे एन पी के दाएं दूसरा, एन पी के दाएं दूसरा, तो पी के दाएं पहला दाएं दूसरा, यहाँ पे हमें किसको बिठाना है? एन को बिठाना है। एन पी के दाएं दूसरा। आगे आर डब्लू के दाएं दूसरा, इसमें ना तो आर है ना डब्लू है, तो क्वेश्चन को आगे पढ़िए। आगे देख लीजिए क्या बोला है, जो, यह जो किसके लिए होगा? आर और डब्लू में से बाद वाले के लिए, यानी डब्लू के लिए। तो जो के जगह डब्लू पढ़िए, तो डब्लू एम के दाएं दूसरा, डब्लू एम के दाएं दूसरा, तो एम के दाएं पहला दाएं दूसरा, यहाँ पे कौन बैठा है? डब्लू, है ना। देख लीजिए जो एम के दाएं दूसरा, जो मतलब बाद वाले के लिए, बाद वाला कौन है? आर और डब्लू में से डब्लू, डब्लू एम के दाएं दूसरा, तो एम बैठा हुआ है, एम के दाएं दूसरा, डब्लू को बिठा दिए। और जो लाइन आप छोड़ दिए थे, क्या छोड़े थे? आर डब्लू के दाएं दूसरा। अब डब्लू के दाएं पहला दाएं दूसरा कौन है? आर है। डब्लू को बिठा लिए हैं तो डब्लू के दाएं पहला दूसरा आप किसको बिठा सकते हैं? आर को। आर डब्लू के दाएं दूसरा, तो डब्लू बैठा होगा तब डब्लू के दाएं दूसरा हम आर को बिठाएंगे, तो पहले डब्लू को बिठाएं इसके मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है? अब बोला है कि एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब ध्यान से इसको आप समझना, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी एफ के बगल में पी भी नहीं होगा। अच्छा, केवल पी ही बोला है ना, एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये तो सिंपल सी बात है। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं, यानी एफ के बगल में पी नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका एफ नहीं होगा, है ना। यहाँ पे एफ डालेंगे तो एफ पी का पड़ोसी हो जाएगा, तो हम एफ को यहीं डाल सकते हैं। दो जगह है, यहाँ पे हम एफ को नहीं डालेंगे तो यहाँ पे एफ को डाल देंगे। अब बचा कौन? तो देखिए पी
NMFWT सब आ चुका है, H बचा है, तो पर्सन एक बचा हुआ है, सीट भी एक बचा हुआ है, तो इस बचे हुए जगह पर बचे हुए व्यक्ति को बिठा दीजिए। 8 व्यक्ति आपका इन सभी 8 जगह पे बैठ चुका है। अब बारी बारी से हम लोग अपने क्वेश्चन का करेंगे आंसर। पहला क्वेश्चन देखिए, H का पड़ोसी बताइए, P और N होगा, P और N, आंसर विकल्प ए हो जाएगा। यह पहला क्वेश्चन था। इसके ऊपर और भी कई क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को अभी हम आपके सामने लाते हैं, देखिएगा। इसके बेसिस पर और भी कई क्वेश्चन हम लोग को करना है, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 3 क्वेश्चन और है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर क्या पूछा गया है, बोला है n के संदर्भ में r का स्थान क्या है। n के संदर्भ में r का स्थान, ठीक है, किसका स्थान बताना है, r का स्थान बताना है। किसके संदर्भ में, n के संदर्भ में। तो n के बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरा, r n के संदर्भ में कौन से स्थान पर है, तो n के संदर्भ में बाएं पहला बाएं दूसरा बाएं तीसरे स्थान पर आए होगा, तो बाएं तीसरा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, हम दाएं तरफ से भी चल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, n के संदर्भ में r दाएं पांचवा, तो ऑप्शन में अगर दाएं पांचवा होता तो वह भी हमारा आंसर हो सकता था। ठीक है, r जो है वह n के संदर्भ में बाएं तीसरा है, लेकिन दाएं क्या है, पांचवा, तो ऑप्शन में दाएं पांचवा होता तो वह भी हमारा आंसर हो सकता है। आगे, n और t के बीच में कितने व्यक्ति, n और t के बीच में, n और t के बीच में देख लीजिए 1 2 3 व्यक्ति, इस तरफ से चलेंगे n और t के बीच में 3 व्यक्ति, दोनों तरफ से चलिए n और t के बीच में कितना व्यक्ति हो जाएगा, ओनली 3 व्यक्ति हो जाएगा। n और t इस तरफ भी 3 व्यक्ति, n और t इस तरफ भी 3 व्यक्ति, तो केवल 3 व्यक्ति। आगे है W के तुरंत दाएं कौन है, W के तुरंत दाएं कौन है यह हमको बताना है। देख लीजिए W के तुरंत दाएं, तो W यहाँ पे है, W के तुरंत दाएं कौन है, T, तो आंसर हमारा T हो जाएगा। मतलब एक बार आप पर्सन्स को बिठा लिए, फिर आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सोचना नहीं है, बहुत ही आराम से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस अगले क्वेश्चन के ऊपर भी 4-5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यह तो बस आपका डाटा दिया गया है। ओके, यह क्वेश्चन भी आपका एसएससी का है, सॉरी बैंकिंग का है। देखिए बोला यह गया है कि ABCD EF और G केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे पर्सन कितना है, ABCD EF और G 7 ही पर्सन है ना। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि पर्सन की संख्या को ढंग से नहीं पढ़ते हैं, अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं, और पर्सन का संख्या होता है 7 और हम यहाँ पे सीट बना लेते हैं 8, और फिर आगे चल के क्वेश्चन को बनाने में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो पर्सन आप देख लीजिएगा, है ना, कुल मिला के कितना पर्सन है, 7 ही पर्सन है। तो आप 7 जगह बनाइए इन पर्सन्स को बैठने के लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 पर्सन हो गया। चलिए, 7 का चेहरा किस तरफ है, 7 का चेहरा आपका केंद्र की तरफ है, केंद्र की ओर मुख करके 7 व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, चलिए ओके, चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन का पहला लाइन क्या बोला है, बोला है A और G के बीच में D बैठा है। अच्छा, जहां पे बीच बोले है ना, पड़ोसी बोले, वहां से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करना शुरू नहीं करेंगे, इसको अंडरलाइन करके छोड़ दिए। A और G के बीच में कौन बैठा है, D बैठा है, अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, जहां से बाएं दाएं बोलेगा वहां से क्वेश्चन सोल्व करिए। बोला G के दाईं ओर F दूसरा है, G के दाईं ओर F दूसरा, मतलब G को बिठा लेते हैं, G के दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा, F दूसरा है, पहले पर्सन को कहीं बिठा सकते हैं। पहला पर्सन G है, G के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा है, F, और F के दाईं ओर E दूसरा। अब F के दाईं ओर पहला दूसरा कौन है, E बैठा है, G के दाईं ओर F दूसरा और F के दाईं ओर E दूसरा। बस आगे बोला G के एकदम पड़ोस में C नहीं है, G के एकदम पड़ोस में C नहीं है, यानी कि C यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, यहाँ पे भी नहीं बैठेगा, इन दोनों में से किसी भी स्थान पे C नहीं बैठेगा। ओके, चलिए, इन दोनों में से किसी भी स्थान पे C नहीं बैठेगा, तो C को बैठने के लिए 2 जगह। अब एक डाटा देखिए, यहाँ पे जो अंडरलाइन करके छोड़े थे उससे यह क्लियर हो जाएगा कि C कहाँ बैठेगा। तो बोला था A और G के बीच में D बैठा है, A और G के बीच में D बैठा है। अब सोचिए कि यहाँ पे G है और A और G के बीच हमें एक व्यक्ति को बिठाना है, तो इस तरफ तो हम A को नहीं बिठा सकते हैं, है ना, इस तरफ तो A को नहीं बिठा सकते क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन बिठा हुआ है, तो यहाँ पे ही हम A को बिठाएंगे
तभी तो ए और जी के बीच में एक जगह बनेगा और उस जगह पे हमें किसको बिठाना है, डी को। जी बैठा हुआ है और जी और ए के बीच में हमें एक जगह चाहिए जहां पे हमें डी को बिठाना है। तो जी बैठा हुआ है, इस तरफ हम ए को नहीं बिठा सकते, हमें ए को यहाँ पे ही बिठाना पड़ेगा, है ना। और ए को अगर हम यहाँ बिठाएंगे तो जी और ए के बीच में अब डी आपका बैठ जाएगा। अब आगे चलिए, अब एक क्वेश्चन क्या, एक डाटा क्या बोला था, जी के एकदम पड़ोस में सी नहीं है, यानी यहाँ पे सी नहीं बैठेगा, तो सी के बैठने के लिए तो यही जगह होगा। अब हमारे पास देख लीजिए 7 व्यक्ति में से 6 व्यक्ति बैठ चुका है, 7वां व्यक्ति को बिठाना है। 7वां व्यक्ति कौन है, बी बचा हुआ है, तो बी को आप यहाँ पे बिठा दीजिए। पर्सन भी एक बचा हुआ है, जगह भी एक बचा हुआ है, यहाँ पे आप बी को बिठा लीजिए। 7 व्यक्ति बैठ चुका है। अब इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है आप उन सभी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो क्वेश्चन सब हम लोग लेकर के आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा इसके बेसिस पर जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से यहाँ पे ढेर सारा क्वेश्चन है जो केवल इसी डाटा के ऊपर पूछा गया है। देखिएगा नंबर 3 क्वेश्चन देखिएगा इसमें से, ठीक है। ई के एकदम बाएं कौन है, भाई ई के एकदम बाएं, ई के एकदम बाएं सी होगा। ई के पास से चलो ना, ई के एकदम बाएं, ई का चेहरा केंद्र की तरफ है, एकदम बाएं सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, क्या बताना है, सही नहीं है। पहला ए के दाईं ओर दूसरा सी है, ए के दाईं ओर दूसरा सी, तो देखो ए के दाईं ओर पहला, सॉरी ए के बाईं ओर पहला, बाईं ओर दूसरा, तो यहाँ पे तो ए के बाईं ओर दूसरा सी है, जबकि यहाँ क्या बोला है, ए के दाईं ओर दूसरा सी है। तो कौन सही नहीं है, तो यही सही नहीं है, और जो सही नहीं है उसी को चुनना था। यहाँ क्या बोला है, ए के दाईं ओर दूसरा सी है, जबकि ए के बाईं ओर दूसरा सी है, तो यही आपका ऑप्शन सही नहीं है, जो सही नहीं था उसी को चुनना था। बाकी को देख लीजिए, डी के दाईं ओर दूसरा बी है, डी के दाईं ओर दूसरा बी है, यह तो सही है। ई के बाईं ओर दूसरा एफ है, ई के बाईं ओर देख लीजिए ई के बाईं ओर दूसरा एफ, यह भी सही है। उपरोक्त सभी सही, यह भी है ना, उपरोक्त सभी सही नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प 1 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन को चुनना था जो सही नहीं है। आगे नंबर 5, निम्नलिखित समूहों में से किस में तीसरा सदस्य, इसको ध्यान से पढ़िएगा, तीसरा सदस्य पहला और दूसरा के बीच, किस ऑप्शन में तीसरा यानी कि इसमें तीसरा कौन है, डी, ई और ए के बीच है, इसमें तीसरा कौन है, बी, डी और जी के बीच में है, यानी हमें क्या चुनना है कि तीसरा पहला और दूसरा के बीच। तो नंबर 1 में देखिए, तो क्या डी ई और ए के बीच है, तो डी ई और ए के बीच नहीं है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें चलिए तीसरा सदस्य कौन है, बी, तो क्या बी डी और जी के बीच है, बी डी और जी के बीच नहीं, यह ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें तीसरा सदस्य बी, क्या बी जी और एफ के बीच है, तो बी जी और एफ के बीच है, तो आंसर विकल्प 3 हो जाएगा। तीसरा सदस्य पहला दोनों के बीच, तो तीसरा बी है, क्या बी जी और एफ के बीच है, तो हाँ बी जी और एफ के बीच है, तो हमें ऐसे ऑप्शन को ही चुनना था जिस ऑप्शन में तीसरा सदस्य पहला दूसरा के बीच में हो। ओके, आगे अगला नंबर 6 क्वेश्चन है, सी और ए के बीच में कौन बैठा है, सी और ए के बीच में, देखो आप सी यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सी और ए के बीच में ई बैठा है, आंसर विकल्प 1 होगा। अगला जी के एकदम दाएं कौन है, जी के एकदम दाएं, अब जी के पास से चलिए, जी के एकदम दाएं कौन है, बी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प 3, जी के एकदम दाएं हो जाएगा आपका बी। क्लियर।